नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ जी। हाँ तो कल किसी कारणवश आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने हालांकि इन्फॉर्मेशन थोड़ा डिले से दी थी क्योंकि मैं कहीं एंगेज था, तो मैं आपको राइट टाइम पर मैसेज नहीं कर पाया था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरे कारण आपको दिक्कत हुई। लेकिन वो चूंकि प्री प्लान नहीं था तो मैं उसमें कुछ मतलब आंसर भी करने की स्थिति में नहीं था। ठीक है। तो हाँ, अभी एकदम सब स्वस्थ हैं। ठीक है। हाँ जी। तो सब स्वस्थ है, कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई मतलब खास किसी को परेशानी भी नहीं हुई है ना। चलिए शुरू करें। हाँ वंदना, एकदम सब बढ़िया बेटा, सब एकदम पापा ठीक है, एकदम सब बढ़िया से हैं। कोई भी दिक्कत नहीं। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं मतलब फोटोज भी अपलोड करने वाला नहीं था, लेकिन आप लोगों के चलते मैंने अपलोड करी क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कोई रिप्लाई कर दीजिए, क्लास क्यों नहीं हो रही है। और मैं क्लास को रीशेड्यूल करने के लिए सोच भी रहा था, लेकिन इतना समय नहीं था मेरे पास। किया भी मैंने प्रयास, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था कुछ टेक्निकल एरर के चलते। तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि आप काफी परेशान हो रहे थे। तो फिर मैंने इसके लिए फिर आप लोगों को सेशन शेयर भी कर दिया था। अभी एकदम सब अच्छे हैं, कोई भी इशू नहीं है और सब एकदम मस्त है। ठीक है बेटा। चलिए हाँ, आइए साथियों बढ़ते हैं आज के सवाल, आज के कंटेंट की तरफ। क्या पढ़ रहे हैं हम, मैं आपको बता दूं। जो भी साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि आप इस क्लास के कंटेंट को पूरा की पूरा एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो है, हाँ, आप डाउनलोड करने के लिए इस क्लास के बगल में दिए हुए 3 डॉट्स हैं, इन्हें क्लिक करें तो वहां पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा और डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको ये पूरा कंटेंट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम लोग कहां तक पहुंच गए थे मैं आपको बता दूं। मैंने लाइट के बारे में बताना शुरू किया था, लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बताना शुरू किया था। अब हम यहाँ पर आप लोगों के सामने हाँ, परावर्तन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सिंपल सा बात है। अगर आप लोगों ने बचपन में वो एक अद्भुत प्रतिभा जो आप में पाई जाती थी, और वो क्या, आप लोग एक घड़ी पहन करके जाते थे स्कूल में, घड़ी पहन करके जाते थे क्लास में। आपका जब मन नहीं लगता था, आप उस समय पर क्लास के बाहर से आ रही सूर्य की किरणों को अपने शीशे की, जो घड़ी का शीशा होता था, उस पर आने देते थे। फिर अपनी घड़ी से उससे बनने वाली एक मिरर को आप किसी अपने चिर परिचित को परेशान करने के लिए यूज में लेते थे, है ना। हाँ, तो आप जो चिर परिचित को परेशान करते थे उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, मतलब आप हो सकता है कि आप परेशान इसलिए करना चाहते हो कि उसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपने जब पहली बार ये चीज देखी थी तो बड़ी हैरानी हुई थी, यार ये कैसे हो रहा है, मतलब इस शीशे में ऐसा क्या है। लेकिन बाद में कुछ ही समय में आपको ये बात समझ में आ गई कि नन अदर देन ये केवल एक प्रकार का रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब बन रहा है। हाँ। हाँ जी, तो ऐसा आपने बहुत किया होगा। हाँ, तो ये मतलब ये घटनाएं जिसको बचपन में मतलब सबने ही ऑलमोस्ट इस प्रकार की घटनाएं की हैं। किसी ने की है, किसी ने किसी की शिकायत की है, मतलब या तो कोई टारगेट हुआ है या किसी ने किसी को टारगेट किया है, लेकिन हुआ ये सबके सामने है। ठीक है ना। अच्छा, और कई बार तो टीचर को भी इस तरह से इरिटेट करने का मन करता था। टीचर ने खुद ने भी अगर चश्मा पहन रखा है तो उसकी आंखों की तरफ मतलब बना करके उसको इरिटेट करते थे, जैसे उसका ध्यान होता था हाथ नीचे कर लेते थे। ये खूब आपने बचपन में हरकत की होगी। असल में ये पूरी प्रक्रिया ही हमारी रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया है। अर्थात जब कोई सूर्य की किरण आपके आपके पास आए, सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट पर टकराए और टकरा करके वापस लौट जाए, तो ये प्रक्रिया रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो इसमें कोई अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। द इंसिडेंट रे यानी कि जो आ रही है किरण, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। अब ये पॉइंट है ना, आप लोगों को एक नियम के रूप में याद करना है। अब आप पूछेंगे कि सर नियम को क्यों याद करना है, मतलब इसमें ऐसा क्या है। भाई केवल केवल इतनी सी बात है कि साइंस वालों को कुछ ना कुछ बोलना होता है। वो जो कुछ ना कुछ बोलने वाली बीमारी है उसके चलते ये वाली बात हुई है। समान तल में होंगे, इसका अर्थ ये है, असल असल भाषा में मैं अगर कहूं कि अगर हम इस दृश्य को देखें तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहां लाइट आकर के टकराई है। तो जो लाइट आकर के यहां टकराने आ रही है इसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। कई बच्चे कल पूछ रहे थे मतलब परसों वाली क्लास में कि आपतित किरण, आपतित आपतित शब्द तो यूज कर रहे हो, ये होता क्या है आपतित किरण। ठीक इसी प्रकार से एक होती है आपकी प्रतिबिंब, रिफ्लेक्टेड, प्रतिबिंबित अर्थात रिफ्लेक्शन के साथ निकलने वाली किरण, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आपतित किरण और यहां से प्रतिबिंबित किरण। ठीक है। अच्छा, ये दोनों सेम प्लेन में है। सेम प्लेन मतलब जिस तरफ से ये आ रही है उसी तरफ निकलनी है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, ये जिस बिंदु पर टकराई है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और यहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही प्लेन में है। ये तथ्य आपको याद रखना चाहिए। होता क्या है, अभिलंब से यानी जिस तल पर आपने ये किरण भेजी है वहां पर 90 डिग्री में जो लाइन खींची गई है, उस 90 डिग्री पर खींची गई लाइन से ये जो कोण बनाती है आपतित किरण, इसे आपतन का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो प्रतिबिंबित होकर के निकल गई इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब का कोण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? या फिर परावर्तन का इसे कोण कहते हैं। अब परावर्तन का जो कोण है इसके बारे में यहां पर कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यही है आपके परावर्तन का नियम। अर्थात अगर किसी शीशे पर, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी शीशे पर लाइट 90 डिग्री से, मतलब 90 डिग्री से नहीं हो पाएगा, अगर मान लीजिए 45 डिग्री से इंसिडेंस हो रही है तो वो 45 डिग्री पर निकल जाएगी। यही कारण है कि हर जो शीशा है वो लाइट को परावर्तित नहीं करता। अब आप पूछेंगे इससे क्या मीनिंग निकला इस बात का कि हर शीशा लाइट को परावर्तित नहीं करता, इसका क्या मीनिंग निकला? आइए तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर सुनने का प्रयास करिए। हर शीशा नहीं करता, इसका अर्थ यह है अगर मैं इस लाइट को इस शीशे पर यूं आने देता, अर्थात आपने ये लाइट की ये आपका कांच है, इस कांच के ऊपर सीधा सूर्य का प्रकाश यूं आ रहा है, तो सीधा सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ये आपतन का कोण चूंकि अभिलंब के समानांतर आया है, चूंकि अभिलंब के समानांतर आया है तो आपतन कोण जीरो है। आपतन कोण जीरो है मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला जो अभिलंब हमने डाल रखा है उसके साथ पैरेलल आया है तो कोण बना ही नहीं ना, इसी लाइन में आ गया। तो ऐसी स्थिति में ये परावर्तन की स्थिति में भी नहीं पहुंचा। बात समझ में आ रही है? ऐसी स्थिति को आपने क्या कहा? रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि कोण बना ही नहीं है। क्लियर? अच्छा, when light is incident on plane mirror, most of it get light reflected, some of its light get absorbed by the medium। अब ध्यान से सुनिए सर। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इसका मतलब फिर इस लाइट का क्या हुआ? ये तो इसका मतलब प्रतिबिंबित हुई नहीं, मतलब फिर जो है वो आई और आकर के आपने मतलब गई कहां? फिर तो ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो गई है ना सर, ये तो बहुत ही पैनिक चिंता का विषय हो गया सर। हमने कहा क्यों भाई? सर आपने कहा कि लाइट जो है वो इसी के समानांतर आई थी, समानांतर आई थी, अब वो रिफ्लेक्शन नहीं दी। साथियों बात रिफ्लेक्शन अगर नहीं देती तो फिर लाइट गई कहां? फिर आप कहेंगे लो सर फिर तो वो पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई, और पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो गई फिर तो सर एकदम शीशा टूट जाना चाहिए क्योंकि जबरदस्त गर्मी हो जाएगी। अरे रुको यार, असल में आपको परावर्तन का एंगल नोटिस नहीं हो रहा है। परावर्तन का एंगल जिस तरह से आपतन का एंगल नोटिस नहीं हो रहा है वैसे परावर्तन का एंगल नोटिस नहीं हो रहा है क्योंकि जीरो पर निकल रही है। यानी कि जिधर से सोर्स है, सोचो आपका ये सोर्स था, इसी सोर्स पर लाइट वापस लौट जाए तो आपको ये फीलिंग नहीं आएगी ना। आपने सूर्य से आपकी घड़ी पर रोशनी आई, अब वो सूर्य की तरफ ही लौट रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि लौट रही है। आपको फील तो तब आ रही है आ एक्स दिशा से रही है, जा वाई दिशा में रही है, तभी तो फील आ रही है। रिफ्लेक्शन की जो असल फील आ रही है वो कब है? जब आने की दिशा अलग हो, जाने की दिशा अलग हो। तो यहां पर हो क्या रहा है? इसका कतई अर्थ ये ना समझा जाए कि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अरे भैया अगर लाइट एक बार के लिए रिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए, जरा सोच के देखना। चलो 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 मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये जो रिफ्लेक्शन मैंने अभी हाल आपको बताया ये केवल कांच से ही होता है या किसी भी वस्तु से हो सकता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपके सामने ए ऑप्शन है कांच से और बी ऑप्शन है किसी भी वस्तु से। किसी भी वस्तु से, फटाफट ये मैंने आपके सामने पोल एक्टिवेट कर दिया, किससे होता है? जल्दी से आंसर दीजिए ताकि मैं आपकी मतलब मनोदशा को समझ पाऊं। रिफ्लेक्शन किससे होता है? 17% बच्चों को लगता है कि रिफ्लेक्शन जो है वो केवल कांच से होता है। बिल्कुल गलत है। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर रहा हूं, मैं भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको दिख रहा हूं। साथियों मजेदार बात बताता हूं, अगर यह पृथ्वी सूर्य की तरफ से आ रहे लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे तो इस पृथ्वी पर रहने लायक परिस्थितियां ही समाप्त हो जाएं। अगर सूर्य से आ रहे सारे प्रकाश को पृथ्वी एब्जॉर्ब कर ले तो हम यहां पर जिंदा नहीं बच पाए, इतनी जबरदस्त गर्मी हो जाए, पेड़ पौधे जल जाएंगे, मतलब जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं आप? हमारे द्वारा, अब आपको ध्यान से समझना चाहिए, एक बेहतरीन तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या कारण है कि हमें गर्मी के दिनों में भी, ध्यान से सुनना, गर्मी के दिनों में भी दोपहर 12 बजे जब सर्वाधिक गर्मी पड़ रही होती है, सूर्य एकदम सर पर होता है, तब तो गर्मी नहीं लग रही होती है, लेकिन दोपहर 2 बजे जब सूर्य दाएं बाएं हो लेता है और हमें भैया मचक के गर्मी लगती है। कभी आपने देखा हो तो सूर्य का प्रकाश 12 बजे जब बिल्कुल सिर के ऊपर है तब गर्मी नहीं है। आपने घर वालों को कहते हुए सुना होगा कि अरे बाजार बाजार जाना है तो दोपहर तक हुआ ना, उसके बाद मत जाना। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पृथ्वी तपती रहती है 12 बजे तक, तो उसका चार्ज होने का टाइम होता है, उसका चार्ज होने का टाइम है 12-1 बजे तक तो चार्ज होती है, दोपहर 2 बजे बाद अब वो डिस्चार्ज होती है, यानी कि अपने द्वारा लाइट को अब वो निकालती है। बात समझ पा रहे हैं? तो अपने द्वारा जब उस लाइट को वो उत्सर्जित करती है तो हमें गर्मी लगती है। सूर्य के आपतन से हमें इतनी गर्मी नहीं लगती जितना पृथ्वी के उत्सर्जन से हमें गर्मी लगती है। यही कारण है कि आपने बहुत सारे दुकानदारों को देखा होगा कि वो जमीन पर
पानी की बरसात कर देते हैं। आपने देखा होगा शाम को रोड पर पानी का छिड़काव किया जाता है जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बात समझ पा रहे हैं? तो पानी का छिड़काव जमीन पर क्यों किया जाता है? आंसर है क्योंकि पानी इस समय गर्मी उत्सर्जित कर रही है। तो मतलब गर्मी जो है वो जमीन द्वारा उत्सर्जित हो रही है, ना कि सूर्य के द्वारा। वो मारती है इंसान को गर्मी में। तो जो 2 से लेकर के शाम 5 बजे के बीच का टाइम होता है गर्मियों में, वो सबसे खतरनाक टाइम कंसीडर किया जाता है। बात आ गई बात समझ में? अर्थात यहां पर ये बात तय है कि पृथ्वी जो है वो ताप मतलब ताप को उत्सर्जित करती है। और आप लोग जब ज्योग्राफी में इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो इसे ही हम हीट बजट के नाम से पढ़ते हैं कि सूर्य से जब पृथ्वी की तरफ तापमान आया है उसमें से बादलों ने कितना लौटाया, ग्लेशियर्स ने कितना लौटाया, धरती ने कितना परसेंट लौटाया, ये सारा की सारा हीट बजट है, ज्योग्राफी में पढ़ा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में क्या है? हाँ जी, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की घटना होती है व्हेन द लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेन मिरर मोस्ट ऑफ हार्म। ये वाली लाइन पढ़ लीजिए। जब लाइट किसी समतल दर्पण पर यानी प्लेन मिरर पर पड़ती है तो इसका अधिकांश हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और सम ऑफ इट गेट एब्सॉर्ब्ड इन द मीडियम। जिस माध्यम से आ रही थी कुछ हिस्सा वहां पर एब्सॉर्ब भी हो जाता है। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस का पार्ट है जो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अदर मीडिया। इसमें क्या होता है? A medium that is polished well without any irregularity on its surface will cause regular reflection of light. For example, a plane mirror. But even then, some light get absorbed by the surface. तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई भी सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो ऐसा तो संभव है नहीं कि पूरा की पूरा ऑन द स्पॉट रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाए। कुछ उसके अंदर तापमान वृद्धि करता है। थोड़ी देर बाद जब सूर्य चला जाता है तो वो उस बढ़े हुए तापमान के अनुरूप अपने में से लाइट को इमिट कर देता है। तो ये प्रक्रिया कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, समझ में आती है। रेक्लर ये लिखा हुआ है प्रकाश का प्रकीर्णन किसी किसी भी दो बिंदुओं के बीच एक सीधी रेखा के प्रकाश यात्रा करता है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो प्रकाश का प्रसार किसे कहते हैं? अब मान लीजिएगा आप लोगों ने बहुत बार कुछ इस तरह के दृश्य देखे होंगे कि चलिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण बताता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा साथियों, जो भी टेम्परेट रीजन क्षेत्र है, टेम्परेट रीजन क्षेत्र बोले तो कर्क रेखा से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं और नीचे मकर रेखा से ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं, वहां क्या होता है साथियों? लाइट तो पहुंच नहीं पाती। क्या नहीं हो पाता? लाइट तो पहुंच नहीं पाती। कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र के बाद वालों में सीधी लाइट नहीं पहुंच पाती। अच्छा, तो बहुत सारे शहर ऐसे होते हैं साथियों जिनमें, अब मान लीजिए यहां कोई शहर बसा हुआ है, कर्क रेखा यहीं तक थी। अब वर्तमान में सूर्य जो है वो चला गया है, दक्षिणायन हो गया है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है मान लीजिए यहां तक, बहुत ही कम विकिरणें हैं जो यहां तक भी पहुंच रही हैं, केवल उजाला मात्र पहुंच रहा है। अब क्या होता है ना जी कि यहां पर लोगों को सूर्य की रोशनी देखने को नहीं मिलती। तो फिर क्या होता है? लोग यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बड़े बड़े शीशे लगा देते हैं। क्या करते हैं? लोग यहां पर बड़े बड़े पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे शीशे लगा देते हैं। उसका परिणाम क्या निकलता है? उसका परिणाम यह निकलता है कि वो शीशे सूर्य की इतनी दूर से आ रही विकिरणों का प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन कर देते हैं। अर्थात सूर्य की विकिरणें यहां तक आई और यहां से टकरा करके वापस नीचे लौटा देते हैं। यानी कि इस तरह से शीशे लगाते हैं कि लाइट यूं आ रही है, इस पर आई और इसे नीचे भेज दिया। नीचे भेज करके अब नीचे भी एक शीशा लगाया हुआ है, उस शीशे से दूसरी जगह दूसरे शीशे पर लाइट भेज दी। एक प्रकार से यूं समझिए ये रिफ्लेक्शन ऐसा कर दिया जाता है जैसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान होता है। यानी कि पूरे शीशे की रोशनी एकदम, इस परिस्थिति में क्या होता है? चारों तरफ रोशनी का प्रसार हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कुछ मिरर्स के बारे में। क्या है देखते हैं। ऐसा टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दी। प्लेन मिरर अल्बीडो क्या होता है? तो उत्कर्ष कुमार, अल्बीडो असल में जो हीट बजट है उसमें पृथ्वी का जो योगदान है उसे आप अल्बीडो के रूप में कंसीडर करते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, मतलब पृथ्वी से पहले जो भी सॉरी मतलब ग्लेशियर्स वगैरह हैं उनका जो आप मतलब लाइट का उत्सर्जन का जो पात्र है उसे आप अल्बीडो के अंदर कंसीडर करते हैं। Any flat and polished surface that has almost no irregularity on its surface that reflect light is called a plane mirror. समतल दर्पण किसे कहा गया? हाँ जी, काजल पूछे क्या सभी मिरर एक जैसे ही होते हैं? काजल इट डिपेंड्स। अगेन कैसे डिपेंड करता है बेटा? मिरर अगर मान लीजिए आप लोगों ने अपने यहां पर चेहरा देखने के लिए जो मिरर लगाया हुआ है, वो मिरर कैसे होता है? वो मिरर ऐसा है कि यहां पर इसके पीछे की जो सरफेस है ना, इसको किसी मतलब ओपेक कलर से या फिर ऐसी वस्तु से पोत दिया गया है कि प्रकाश आएगा तो सही लेकिन लौटेगा नहीं। आप चीज सोच के देखिए कि जो आपके घरों में जिस पे आप अपना चेहरा देखते हैं उसमें ऐसा क्या होता है कि आपका चेहरा दिखाई दे रहा है? आपका चेहरा दिखाई क्यों दिया? उसमें से शीशा है ना, वो तो शीशे तो बहुत सारे होते हैं। रीजन उसके पीछे कोई एक ऐसी वस्तु पोत रखी है
और पोतने के लिए उसके अंदर जो कलर है वो सिल्वर कलर का पोत रखा है, यानी कि इसको एक तरह से अवरुद्ध भी कर दिया कि ये किसी प्रकार की चीज को नहीं देख पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने ये जो कार्य किया ये केवल प्लेन मिरर पर ही होता है, तो किसके पीछे होता है? अगर आप कभी गाड़ी के शीशे को ध्यान से देखेंगे, गाड़ी के अंदर शीशे को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो गाड़ी का जो शीशा होता है वो इस प्रकार से देखो, आप मैं आपको बताऊं, कभी आप अपने गाड़ी के शीशे को ध्यान से देखिएगा। गाड़ी का शीशा बोले तो जहां पे बल्ब लगा होता है ना, यहां पर बल्ब लगा होता है, ठीक है ना? तो इसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है ना जी, कि ये जो रोशनी है ये रोशनी यहां से प्रसारित होती है, प्रसारित हो गई। अच्छा, तो ये एक तरफ से अंदर से देखोगे तो कॉनकेव है, ऊपर की तरफ से कॉन्वेक्स है। कॉनकेव कॉन्वेक्स बस देखने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कहां से देखा। हेडलाइट जिसे आप कहते हैं, मतलब गाड़ी का शीशा, मैं गलत बोल रहा हूं, हेडलाइट का मतलब गाड़ी के लाइट का शीशे की बात कर रहा हूं। आप अगर देखेंगे तो यहां पर ये वाली जो सरफेस है, अगर आप अपनी किसी भी बाइक का, कार का, कोई का भी हेडलैम्प देखेंगे तो उस हेडलैम्प की ये वाली सरफेस भी सिल्वर कलर से पुती हुई होती है, सिल्वर कलर से पुती हुई लाइट होती है। देखना, कभी नोटिस करना आप। यही कारण है कि जब आप खुद इस लाइट की तरफ देखते हैं तो आपको बल्ब दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इस लाइट का जो वो है, रोशनी है, वो इस सिल्वर कलर पर जाती है, टकराती है। भाई लाइट तो सब तरफ निकल रहा है, तो जब इससे टकराती है तो फिर यह प्रकीर्णित होकर के दाएं बाएं दिशा में निकल के आती है। यही कारण है कि प्रकाश बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत हुआ दिखाई देता है, डाइवर्स हो गई लाइट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो हमको कभी भी बल्ब दिखाई नहीं दिया। अगर इसकी जगह आप दिमाग लगा करके बोले सर अगर कॉनकेव लगाना ही था इसके सामने तो बल्ब लगा देते, बस फिर चलने देते गाड़ी को, क्या दिक्कत थी? तो भैया आपका बल्ब वैसा उजीता देता जैसे कि आप लोग, वैसा ही उजाला देते जैसे कि आप लोग घर के अंदर टांक देते हैं सिंपल बल्ब, उतनी ही रोशनी आती। सब जगह होता है, जितने भी लाइट के क्षेत्र जो बहुत बड़े क्षेत्र में रोशनी प्रसारित करते हैं, उनमें सब में यहां पर एक ऐसी जगह का उपयोग किया जाता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे। एनीवे, तो अगर पूछा गया आंसर कि दर्पण क्या एक ही प्रकार का होता है, नहीं भाई, डिपेंड करता है, जैसा चाहो बना लो, लाइट तो वो होनी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, आगे देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, एक समतल दर्पण के द्वारा इमेज कैसी बनाई जाती है? देखिए, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, ऑब्वियस सी बात है, आभासी होती है, और मेरे प्यारे साथियों इरेक्ट होती है, यानी कि खड़ी हुई होती है, सीधी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप शीशे के सामने खड़े हो गए तो आपका सिर नीचे की तरफ दिखाई देगा। सीधा, आप सीधे खड़े हुए थे, सीधे ही सामने खड़ा हो गया, ठीक है ना? सर अगर कोई कार या बस में अलग अगल मिरर को मान दिया जाता और जो घर में होता है उसे समतल क्यों कहा जाता है? काजल थोड़ा पढ़ लो, अभी समझ में आ जाएगा, है ना? आपकी क्यूरियोसिटी आपकी जगह सही है, थोड़ा सा पढ़ लें अपन, अपने आप ये चीजें आ ही रही हैं, है ना? मैं आपकी बात समझ गया बेटा, लेकिन ये अपने आप सीक्वेंस का पार्ट है, मैं आपको दिखा दूं, आगे आगे आने चलते चलते चलेंगे, सब आ जाएंगे, है ना? हाँ जी, तो अब क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? आपको जो व्यक्ति शीशे में दिखाई दे रहा है वो वास्तविक नहीं है, तो कैसा है? वो आभासी है। बोले इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर आप उस व्यक्ति को छुओगे तो इंसान थोड़ी मिल जाएगा। बोले हाँ। मैंने कहा वो सीधा है। सीधा होने का मतलब क्या है? सीधा होने का मतलब है आप सीधे खड़े थे तो वो सीधा है, वो दाएं बाएं लेफ्ट राइट कहीं नहीं मारा। अच्छा, ऋषभ आपकी बात भी सुन लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, है ना? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। अगर आपने शीशे से अपने आप को 2 फीट दूरी पे खड़ा किया है तो फिर मिरर भी आपकी फोटो को मिरर से 2 फीट दूर की तरफ दिखा रहा है आपको कि हाँ आप शीशे से 2 फीट दूर अपोजिट दिशा में खड़े हुए हैं। बात समझ में आ गई? किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है ना? तो अपने आप को एक बार बढ़िया से शीशे में देख लीजिएगा, तो इसमें कोई बताने की बात तो है नहीं। ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस आर इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि छवियों के लक्षण किस प्रकार होते हैं, इमेजेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इमेज कैन बी रियल और वर्चुअल, समतल दर्पण में इरेक्ट और इन्वर्टेड, मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। ए रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट रेज। रियल इमेज, वास्तविक लाइट कब बनती है, यानी वास्तविक इमेज कब बनती है? ए वर्चुअल इमेज इज अपरेंट कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जिंग लाइट रेज। अब इसका क्या मीनिंग होता है? पहली बात तो है सर कन्वर्जेंस तो क्या होता है, और दूसरा डाइवर्जिंग क्या होता है, मतलब कन्वर्जिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग क्या होता है, फिर ये रियल और वर्चुअल क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग बताइए। आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, रियल का मतलब तो होता है जैसे आप हैं, जैसे आजकल आप लोगों ने देखा हो तो मोदी जी ने चुनाव प्रचार जब बिहार में किए थे तो चुनाव प्रचार के दौरान उनका वैसा की वैसा ही प्रतिबिंब लोगों को बना करके दिखाया गया था जैसे मोदी जी खुद बोल रहे हैं। 3D इमेज दिखाई गई थी, एकदम रियल, बिहार के अंदर, है ना? जब चुनाव हुए थे तो इस प्रकार का कार्य किया गया था। तो वहां पर क्या था कि चुनाव प्रचार के दौरान नेता लोग तो सब पहुंच नहीं पा रहे थे, बिल्कुल होलोग्राफिक इमेज, बिल्कुल 3D इमेज दिखा दिखा करके प्रयास किया गया था, जैसा व्यक्ति है वैसा की वैसा। मतलब मोदी जी दिल्ली बैठे हुए हैं, वहां पर उनकी इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी तरफ देखते हैं। लेकिन आप लोग जब अपने आप को देखते हैं तो ये तो एकदम रियल, जैसे आप हैं वैसी की वैसी इमेज। वर्चुअल में क्या हो रहा है कि आप जहां खड़े हैं
आपके अपोजिट दिशा में आपको अपने अपोजिट दिशा में इमेज दिखाई दे रही होती है, यानी कि ये इमेज ऑन द स्पॉट बन रही होती है। तो ऐसा कैसे होता है, अब इधर देखिए साथियों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु जिसे आप कहते हैं, इस वस्तु की इमेज यहां पर बनी है। वस्तु की इमेज जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट मिरर से रखा हुआ है, मान लीजिए कि इसकी दूरी R1 है, तो यहां पर R1 विल इक्वल टू R2, ये हम कहना चाह रहे हैं। अच्छी बात है। फिर सवाल बनता है कि सर एक बात बताइए, दृश्य जो देख रहा है व्यक्ति, वो यहां पर देख रहा है, तो उसके लिए ये वाली लाइट जो प्लेन से जा रही है, ये यहां से कितनी दूरी पर होगी? मैंने कहा जितना दूर यहां पर है उतना ही दूर यहां पर होगा। बोले मतलब? मैंने कहा आप लोग लाइट को जब नोटिस कर रहे हैं तो ये आपकी आंख से इस तरफ एक तरफ से सीमित होती चली जा रही है। बोले इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा कन्वर्ज होती चली जा रही है। बोले कन्वर्ज और डाइवर्स का मतलब क्या होता है? अगर लाइट सोर्स से निकल करके फैल जाए तो डाइवर्स कहलाती है, यानी सोर्स यहां है, यहां से निकल करके फैल गई तो डाइवर्स कहलाती है। और अगर लाइट सोर्स पर आकर सीमित हो जाए, और मैं सिंपल से तरीके से उल्टे तरीके से बोलता हूं, चलिए इस बात को, यहां पर आपने लाइट देखी इस जगह से इस तरफ तक, तो ये तो कन्वर्ट मतलब डाइवर्स हो गई, ये फैल गई है। लेकिन उल्टी तरफ से देखिए, यहां से इस तरफ का नजारा देखिए, ये देखने वाले को ऐसा लगेगा कि लाइट किसी एक केंद्र से आ रही है, यानी रेडिएशन जो है वो एक जगह से ही आ रही है, यानी कन्वर्जिंग तरफ से आ रही है। मैंने अक्सर आपसे एक ही लाइन बोली है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये बात एक ही लेंस की होती है। डिपेंड करता है आप किस तरफ खड़े हुए हैं, आप इस तरफ खड़े हुए हैं कि दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। अगर एक तरफ, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये इस तरफ कन्वर्जिंग है, तो इस तरफ डाइवर्जिंग होता चला जाएगा। तो अगेन वही वाली बात है कि ये इस तरफ से केंद्र की तरफ आ रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये एक ही चीज की बात होती है, इसमें कोई भी मतलब जिस तरफ से आप पॉलिश कर दोगे वो उस तरफ का लेंस हो जाता है जनाब, बाकी कुछ नहीं होता है। इफ इमेज आर फॉर्म्ड इन अपसाइड डाउन देन इट इज कॉल्ड इन्वर्टेड। अपसाइड डाउन का मतलब क्या हुआ? आपका सिर नीचे है, पैर ऊपर है, तो इसे इन्वर्टेड इमेज कहा जाएगा। ये तो किसी को भी बात समझ में आती है। मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ, ये रहा, लेकिन शीशे में मुझे दिखाई ऐसा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उल्टा है, इसको बताने की जरूरत थोड़ी है। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट, यदि आप इतने से थे और आपको यहां पर खड़ा करके दिखाया गया तो आप इतने बड़े दिखने लग गए, तो ये मैग्नीफाइड कहलाता है। मैग्नीफाइड का मतलब हुआ कि आपकी फोटो को आवर्धित कर दिया गया है, ठीक है ना? हाँ जी, मैग्नीफाइड होता है। इफ द इमेज फॉर्म इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट देन इट इज नोन एज डिमिनिश्ड, यानी कि आप इतने बड़े हैं, आपको उल्टा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ नाम है जो आपके यहां पर बताए जा रहे हैं। आप लोगों ने कई बार अगर कभी किसी अंडरग्राउंड पार्किंग के अंदर गाड़ी को खड़ा किया हो तो आप लोगों ने एक मिरर ऐसा लगा देखा होगा। कभी किसी पार्किंग में आप गए हो तो अक्सर क्या होता है कि पार्किंग के जितने भी मतलब इन्हें एक प्रकार से डेड एंड्स बोलते हैं, मतलब ये खतरनाक मोड़ होते हैं जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता है ना? नहीं, साइड मिरर नहीं है ये। असल में क्या होता है, जैसे आप इसको देख रहे हैं तो यहां पर आपको ये गाड़ी दिख रही है, असल में है क्या? आपने अगर आपको ये सीधा जाना है, आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अब क्या होगा कि इस जगह मान लो कि मैंने एक मिरर लगा दिया, इधर से उतर करके कोई गाड़ी आ रही है, आप यूं जा रहे थे, आप यूं जा रहे थे, इधर से उतर के कोई गाड़ी जा रही है, तो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि इस तरफ तो आप गर्दन निकाल के देख नहीं सकते, 90 डिग्री का काम है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लेंसेज लगा दिए जाते हैं, गोलाकार दर्पण कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं इनको? गोलाकार दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिस तरफ से व्हीकल आ रहा है उसको भी देख रहे हैं और जिस तरफ व्हीकल जा रहा है उसको भी देख रहे हैं, यानी इनका जो एरिया है वो बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है। कंसीडर द होलो स्फीयर विद अ वेरी स्मूथ और पॉलिश्ड इनसाइड सरफेस एंड आउटर सरफेस विद अ कोटिंग मरकरी सो दैट नो लाइट कैन कम आउट। तो ये मतलब बहुत ही प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं और इनके अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि लाइट इनसे उत्सर्जित होकर के बाहर ना जाए। Then if we cut a thin slice out of the shell, we get a curved mirror which is called the spherical mirror. इसको ऐसे समझिए कि इसको बनाया कैसे गया होगा। एक बहुत बड़े मिरर की कल्पना करिए, उस बहुत बड़े मिरर के अंदर से एक हिस्सा आपने निकाल लिया। सरल रूप से अगर मैं कहूं तो ये कुछ नहीं है जनाब, ये केवल और केवल एक उत्तल दर्पण है जिसकी व्याख्या एक गोलाकार दर्पण के रूप में की गई है। मतलब एक हिस्से को ये सोच करके निकाल लिया गया है कि वो एक स्लाइस है। अब ये तो कह नहीं सकते ना कि आपने शीशे को एज इट इज निकाल लिया होगा। क्लियर? तो ये कुछ है नहीं, बस आपको यूज पता होना चाहिए। तो अब आपके सामने इस चीज को हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को उत्तल और अवतल इन दोनों लेंस की वर्किंग सिखा देता हूं, तब जाकर के आप ये वर्ड्स अच्छे से समझ पाएंगे। इधर देखिए साथियों, आपके सामने कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो मिरर दिखाए गए हैं। कॉन्वेक्स बोले तो जहां पर आप लोग, देखने वाले जो लोग हैं, वो अपनी तरफ एक उभार आता हुआ देखें। ये देखिए, देखने वाले लोग अपनी तरफ एक उभार आता हुआ देखें, तो इसे हम, यहां पर देखने वाला व्यक्ति खड़ा है तो इसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। देखने वाला व्यक्ति अगर अपनी तरफ कोई भी मतलब खांच होती हुई देखे, अभी लास्ट वाली स्लाइड पर पहुंचेंगे, पर वापस जाएंगे उस जगह पर, लेकिन उससे पहले इसको समझ लीजिए, तब ये टर्म वहां पर यूज में आएंगी, है ना? फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब टर्म वहां लिखी हुई है। इधर देखिए,
इस जगह क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप लोग लाइट को इसी दिशा से भेज रहे हैं और उस तरफ कोई गहराई जैसी चीज बनी हुई है तो इसे कॉनकेव कहते हैं। बोले सर एक तो ऐसे तो कॉनकेव इस तरफ भी है, फिर आपने इसको कॉनकेव क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि इस तरफ से तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है, लेकिन इस तरफ से यहां पर पोत रखा है, इसको यहां पर कोई पेंट कर रखा है। पेंट कर रखा है इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप लोगों ने लाइट इस तरफ से भेजी होती तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट किया ही नहीं होता। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कॉनकेव भी हो सकता था अगर आप इसको इस तरफ से पेंट कर दिए होते। ठीक है, अगर आप इसको इस तरफ से पेंट कर दिए होते तो ये लाइट को, मतलब ये अंदर की तरफ से आप इसको कॉनकेव कहने लग जाते। तो पहली बात क्या है, यहां पर दो सरफेसेस हैं, कौन कौन सी? एक वो जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, दैट इज रिफ्लेक्टिव सरफेस, और एक वो, मतलब ऑब्वियस सी बात है, और दूसरी तरफ से हार्ड सरफेस जहां से लाइट का कोई लेना देना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर प्रिंसिपल एक्सिस बोले तो अब इसको थोड़ा सा कल्पना करिए, अगर मैं इस लाइट को, मतलब इस पूरे के पूरे लेंस को एक गोलाकार आकृति में फील करूं कुछ इस प्रकार से, ऐसे ही इधर देखिए, तो होता क्या है ना जी कि अगर आप लोगों ने कभी, मतलब मैथ्स के अंदर त्रिज्या नामक एक शब्द सुना हो, रेडियस, बीच में केंद्र भी सुना होगा, है ना? सामान्यतः त्रिज्या और जो केंद्र है ना, वो असल में इसी फोकस को कहा जाने का प्रयास होता है कि जो फोकस बिंदु है ना, वो असल में वो केंद्र है जहां पर से त्रिज्या इसकी आउटर मोस्ट लाइन को कनेक्ट कर रही है, रेडियस सेंटर। जो केंद्र है ना, असल में सामान्यतः वही फोकस रखने का प्रयास किया जाता है। सामान्य परिस्थिति 6x6 का मतलब जो है ना वो यही है कि भाई अगर जो असल में लेंस है, उस लेंस का जो केंद्र बिंदु है वो उस लेंस के वास्तविक आकार पर हो, अगर इससे ऊपर नीचे हो जाएगा तो ही इसे डेविएटेड कहा जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे। हाँ जी, तो अब ये जो हमने यहां पर एफ इस वस्तु के अंदर यहां मान दिया, लेकिन अगर आप इसे देख रहे हैं, देखिए इस पूरे पूरे दृश्य को, यहां पर ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया है, इस पिक्चर के अंदर इस जगह को बनाया गया है। अगर ये पूरा की पूरा कर्व होता तो समझिए कि ये इसका सेंटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ अगर ये पूरा की पूरा गोलाकार होता। एग्जैक्टली ऐसे ही इन जनरल जो शब्द फोकस यूज किया जाता है, इन जनरल से मतलब अगर किसी भी सामान्य गोलाई की आप बात करेंगे तो फोकस बिंदु केंद्र को कहा जाता है। लेकिन हमने अपनी इस व्याख्या में उत्तल लेंस और अवतल लेंस के अंदर जो 2f दूरी यानी फोकल लेंथ से जस्ट डबल दूरी जिसकी व्याख्या की है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f कहा है। 2f क्या है अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। इस लेंस को एकदम गोलाकार रूप से आप समझिए, ये समझ लिया हमने एकदम गोलाकार, इसके मध्य में ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर में 2f का क्या मतलब है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू लाइट आ रही थी, लेंस पर जहां टकराई तो लेंस पर टकरा करके इस पूरी दूरी का आधा हिस्सा फोकस कहलाता है। पूरी दूरी का, अगर मान लीजिए कि अंदर 10 सेंटीमीटर अंदर जाकर के इस पूरे लेंस का कर्वेचर आना था तो 5 सेंटीमीटर पर इस लाइट के लिए फोकल बिंदु कहलाएगा। ऐसा दोनों केस में होता है। फर्क क्या है, जब बात उत्तल लेंस की हो तो लाइट के अपोजिट दिशा में, जिस तरफ से लाइट आ रही है उसके अपोजिट दिशा में फोकल बनता है। लेकिन जब लेंस मेरे प्यारे साथियों अवतल होता है, अवतल बोले तो ये जो घुसा हुआ कोना है, कॉन्वेक्स वाला, कॉनकेव जो मतलब संरचना है, इधर से लाइट आ रही है और पीछे वाला जो उभार है उसको आपने पोत रखा है, तो लाइट जिस तरफ से आ रही है उसी तरफ फोकस बनता है। दोनों में अंतर समझिएगा। दोनों में बहुत बड़ा अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब हम उत्तल लेते हैं, उत्तल बोले तो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स कॉनकेव याद कैसे रखें सर, तो याद रखने का तरीका है, केव का मतलब गुफा से याद करिए, गुफा जैसी संरचना, अंदर घुस के जाने वाली संरचना है। तो केव वाली सिचुएशन में तो जहां से लाइट आ रही है उसी तरफ फोकल बिंदु बनेगा। वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ की बात कर रहे हैं यानी कि कॉन्वेक्स वाली बात कर रहे हैं, तो लाइट जहां से आ रही है उसके अपोजिट दिशा में फोकल बनेगा। ठीक बात है, अच्छी बात है। अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बोले सर ऐसा हो क्यों रहा है, अभी बताते हैं। साथियों असल में ये जो लाइट यहां पर आई है, ये जो लाइट यहां पर आई है, ये सकेंद्रित होती है। सकेंद्रित बोले तो केंद्रीयकरण होता है, जितनी भी लाइट आप इस पर डाल रहे हो वो एक जगह फोकस होने का प्रयास करती है। अच्छा, फिर बोले सर इसके अंदर क्या होता है, मैंने कहा इधर की तरफ देखो, आप लोगों ने इस पर लाइट डाली, ये भी सकेंद्रित होने का ही प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि आप लोग इस लाइट को पीछे की तरफ जाने नहीं दे रहे तो ये सकेंद्रित तो हो नहीं पा रही है, इसी कारण से ये प्रसारित हो रही है। इसके जो फीचर्स हैं हम आपको यहां पर समझाने का कार्य करते हैं। इधर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई है, देखिए। ओल द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, एक मध्य भाग हो गया,
सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ स्फीयर दैट आर स्फेरिकल मिरर आज पार्ट ऑफ, ये सब छोड़ने की बात है, कुछ भी नहीं है इसमें से। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर कर्वेचर इज ए मेन और प्रिंसिपल एक्सिस। जिस लाइन से लाइट चली आ रही है उसे आपने प्रिंसिपल एक्सिस नाम दिया। कॉनकेव मिरर किसे कहा? एक स्फेरिकल मिरर विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट बल्ज इनवर्ड, यानी कि एक ऐसा मिरर जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के अंदर की तरफ चली आई है, दैट इज कॉनकेव। और कॉन्वेक्स के अंदर क्या हुआ? जहां लाइट आउटसाइड चली गई है। फोकस क्या हुआ? अगर हम एक कॉनकेव मिरर लेकर के चलें कुछ इस प्रकार का, तो ऑल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट मींस अगर आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस रखी है तो इसके समानांतर जो भी लाइट चल करके इस तरफ आ रही है, कन्वर्ज एट ए पॉइंट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप लोग अगर इस प्रकार से लेकर के आ रहे हैं तो ये कन्वर्ज हो रही हैं इस तरफ। ये तरफ क्या है? तो ये तरफ के बारे में कहा गया है कि जहां पर ये लाइट इस एक्सिस पर संकेंद्रित होगी, उसी पॉइंट को हम लोग फोकल पॉइंट अर्थात फोकस कहते हैं। तो फिर फोकल लेंथ किसे कहते हैं? तो पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। फिर सवाल बनता है पोल किसे कहते हैं? तो मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, जिसे आपने अभी 2f में प्रदर्शित किया था, अर्थात जिसे आपने अभी यहां पर 2f रिप्रेजेंट किया था, दैट इज पोल। लाइट आपने इसी के समानांतर भेजी थी, ये समानांतर लाइट चली आ रही थी, समानांतर लाइट आकर के कन्वर्ज इस पॉइंट पर हुई है, ये पॉइंट एफ है। और ये जो पॉइंट एफ है, एफ और 2f के बीच की दूरी यानी पोल और फोकस के बीच की दूरी, यही फोकल लेंथ है। यही क्या है? फोकल लेंथ है। फोकस कहीं भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि वो लाइट किस प्रकार से आ रही है। ठीक है ना? तो ये आपके सामने मेरे प्यारे साथियों लेंस पर डिपेंड करने वाली कैरेक्टरिस्टिक है जो यहां पर बताई गई है। हालांकि हमने इस मिरर के ऊपर कुछ और भी, हाँ ये गोलाकार लेंस, पोल, स्फीयर, इसके ऊपर हाँ ये वाला इमेज देखिए आप। देखिए साथियों, ये आपके सामने जो दिखाने का प्रयास किया गया है, ये एक कॉनकेव मिरर है इस तरफ से। कॉनकेव मिरर में आपके सामने ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये समानांतर लाइन चली आ रही है, ये देखिएगा समानांतर लाइन चली आ रही है। तो ये यहां आकर के जिस जगह पर कन्वर्ज हुई उसे आपने फोकस कहा। अगर ये लाइट ऐसे चली हुई आती तो यहां पर कन्वर्स पॉइंट बनता। सर बोले लाइट जो है वो यहां से मतलब आगे जाना चाहती है, तो भाई अगर ये लाइट यहां पर आने के बाद में फोकस होने के स्थान पर अपसारित होना चाहती हैं तो ये इस प्रकार से फैल जाने वाली है। इस तरफ की अगर हम बात करें, इधर क्या होता है? इस तरफ की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स के केस में जो फोकल पॉइंट बनकर के आता है, ये उसी दिशा में नहीं बन के आता जिस तरफ से प्रिंसिपल एक्सिस है, अपितु इसके भीतर की तरफ बन करके आता है। अर्थात अगर लेंस आपका इधर है, बोले सर भीतर तो आपने पोत रखा है। अरे हमने कहा हमने भले ही पोत रखा हो, लेकिन इमेज अंदर की तरफ बन करके आती है। तो फिर साहब इसके अंदर पूछा क्या जाता है? सर इसके अंदर पूछा क्या जाता है? तो इमेज फॉर्मेशन पूछा जाता है इन लेंसेज के कारण। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लेंसेज को ध्यान में रख करके बताएं कि कौन सा लेंस कहां पर इमेज बनाएगा और कौन से लेंस का क्या उपयोग होगा, इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। एक सेकंड रुकिए, देखिए आपके सामने पूछा गया है अगर लेंस स्फेरिकल होता, वही चीज वहां पर भी दोबारा ले ली गई है, दो बार एक ही चीज का यूज में आ गया है। इधर देखिए, पहले है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आप लोगों ने यहां पर ले लिया, ये कॉनकेव लेंस मेरे पास भी मैं रखता हूं। हाँ जी, सही से दिखेगा नहीं इसमें। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर क्या हो रहा है, अगर आपने कॉनकेव लेंस लिया होता तो जो आप शेव बनाने के मिरर्स यूज में लेते हैं, या फिर हेड मिरर्स आप लेते हैं, या फिर जो भी मतलब खगोलीय दूरबीन जो आप यूज करते हैं, उन सब में हेडलाइट्स के अंदर जो मिरर होता है वो कॉनकेव है। अब आप पूछेंगे सर हमें तो हेडलाइट्स वाला जो मिरर दिखता है वो यूं दिखता है। अरे भाई अंदर की तरफ जो आपने शीशा लगा रखा है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना? एग्जैक्टली उत्तल लेंस के बारे में पूछा जाए तो जो धूप का चश्मा है, शीशे वाहन का जो मतलब व्हीकल का मिरर होता है, मिरर बोले तो जो आपने सामने जिसमें से आप पीछे आने वाली गाड़ी को देखते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास बोले तो ये जिसकी वजह से अगर मैं अपनी आंख पर लगा दूं तो ये बहुत बड़ी आंख आपको दिख रही है, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है? तो ये जो लेंस होता है ये आप लोगों का उत्तल लेंस दैट इज कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है? इसका उपयोग क्या होता है? कभी आप लोगों ने फिल्मों में अगर देखा हो, या फिल्मों में क्या आजकल तो सब लोग घर में भी लगवाने लग गए हैं, जिनके मतलब जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनके साथ में क्या होता है कि वो गेट की खिड़कियों में कुछ छेद बना के रखते हैं और उन छेद में लेंस लगवा के रखते हैं। फिल्मों में तो आजकल दिखाई कॉमन देता है, लोग घर में भी लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इसके तरीके से देख रहे हैं तो आपको इस छोटे से छेद में से बहुत सारी जगह दूर की दिखाई दे जाएगी। ये कार्य उत्तल दर्पण का होता है, यानी कि एनलार्ज हुई चीज दिखाई देती है, की होल में लगी हुई, है ना? और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड हुई चीजें दिखाई देती हैं। इमेज कहां पर कैसे बनेगी इसके बारे में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं। क्या है? इधर देखिए, अगर मान लीजिएगा इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस ये दोनों ही है,
इन्फिनिटी पर अगर इमेज बन रही है, मतलब आपने कोई वस्तु है जिसको इन्फानाइट दूरी पर रख दिया। बोले सर इन्फानाइट का मतलब क्या होता है? बेटा जो आपका लेंस है ना, इस लेंस के केंद्र बिंदु से दूर अगर कुछ भी रख दिया आपने, यानी फोकस और फोकस के बाद पोल, पोल से ऊपर कुछ भी रख दिया, वो इसके लिए इन्फिनिटी कंसीडर किया जाता है, अनंत दूरी। अगर अनंत दूरी पर आपने कुछ भी रख दिया, बेटा जो भी नए बच्चे इस क्लास में आए हैं कृपया करके वो पुरानी क्लासेस देख करके आए, है ना? पुरानी क्लासेस देख करके आएंगे तो आपको ये बात समझ में आएंगी। एक दिन में, अभी फिजिक्स खत्म होने वाली फेज पे है, आपको लगता है कि आप जिस दिन आएंगे उसी दिन समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। या तो आप नया बैच आ रहा है 8 तारीख से, वहां से शुरू करें, या फिर पुरानी क्लासेस देख के शुरू करें, तो आपको समझ में आएगा, है ना? बीच में आकर के फिर मतलब कमेंट करके ये मत समझिए कि मैं आपके लिए पूरी बात दोबारा से शुरू करूंगा, है ना? हाँ, तो मतलब थोड़ा सा इस चीज को समझ के चलिए, है ना? मतलब ये संभव नहीं है कि मैं हर किसी के लिए उसी दिन से शुरू कर पाऊं, क्योंकि जब मैं बोलूं 8 तारीख से नया बैच आ रहा है तो डे 1 से तो आपको वहां से समझ में आएगा, और पुराना समझना है इस क्लास के अंदर तो 2-3 क्लासेस पहले की भी देख के आइए। हाँ जी, एट इन्फिनिटी, तो अब क्या है, इमेज कहां बनेगी? तो मैंने आपसे क्या कहा भाई, अगर अनंत दूरी से चलता हुआ, देखिए आपको यह संभव है कि फोकस को लेकर कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन कंफ्यूजन होना क्यों नहीं चाहिए भाई? कॉनकेव का फोकस कहां है? उसके सामने। कॉन्वेक्स का फोकस कहां है? उसके पीछे। तो टेंशन तो होने वाली बात ही नहीं है। कॉनकेव का फोकस कहां है? उसके सामने है। कॉन्वेक्स का फोकस कहां है? उसके पीछे है। फोकस पर मिरर बननी है, यही तो बात कर रहा है ये। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये कैसी होगी इमेज? कैसी होगी इमेज? कैसी होगी? तो भाई हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्वियस ही बात है, बहुत दूरी से कोई चीज आ रही है तो आप उसको इमेज को जज नहीं कर पाएंगे कि यार ये कैसी है, मतलब बहुत ही छोटी इमेज आपको दिखाई दे रही है। बहुत दूर से कोई चीज आपको दिखती भी है तो छोटी दिखती है, लेकिन हाँ रियल होती है। अच्छा, इस तरफ देखते हैं, बियॉन्ड सी। अब बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? अब इधर देखिए, आप लोगों के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले तो 2f पर अगर कोई चीज रखी हुई है, सेंटर ऑफ स्फीयर पर अगर कोई चीज रखी हुई है, कैसे? इधर देखिए, ये 2f है, ये c है असल में। 2f पर अगर कोई वस्तु आपने रखी हुई है तो यहां पर इधर देखिएगा, बिटवीन f एंड c पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी, यानी कि जो फोकल है और c है उसके बीच में इमेज बनेगी। बात समझ में आ गई? ये भी थोड़ी कमजोर सी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको सिखा चुका हूं, शुरुआत में बता चुका हूं। ये यहीं पर मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं, रियल क्या है, इन्वर्टेड क्या है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, चीजें रिलेट करते चलिए। अच्छा, तीसरी परिस्थिति, ये सवाल मेरे प्यारे साथियों मतलब कुछ याद रहे ना रहे, अगर आपको इस सेशन में कुछ भी ना समझ में आया हो तो इतना सा समझ के काम चला लीजिए, क्या कि अगर मुझे ये याद रह गया तो सारे काम हो जाएंगे कि भैया सेक्शन कहां रखा हुआ है, इमेज कहां बनेगी। यानी इस पूरे की पूरे लेंस वाले ऑप्शन में से अगर सवाल कहीं से बनता है तो यहीं से बनता है, और कहीं से सवाल नहीं बनता है, ठीक है ना? और मैं एक बात की गारंटी और दे दूं, आप कितने भी बड़े 30 मार्क हो, पेपर में सबको याद करके ये जाना पड़ता है। समझ सकते हैं आप, लेकिन फिर भी आपको पेपर में जाते समय इसको याद करके जाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एट सी, सी बोले तो उस लेंस का मध्य बिंदु अगर वहां पर बन रही है तो इमेज भी वहीं पर बनती है और सेम साइज की बनती है। फिर से वही वाली बात, मतलब ये हुआ अगर ये लेंस है तो इसका मध्य बिंदु सी है, आपने यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज की आप उम्मीद कर रहे हैं, तो इमेज इतनी दूरी पर अवतल ले रखा है तो इस तरफ बन गई, उत्तल ले रखा है तो इस तरफ बन गई, दैट्स ऑल। लेकिन बन्नी, बन्नी एकदम आप लोगों के लिए रियल है, सेम साइज बन्नी। अच्छा, सी और एफ के बीच में ले लिया, अब सी और एफ तो समझ में आ गया ना। सी क्या है? सी ये रहा, एफ क्या है? ये रहा, जहां पर लाइट फोकस हो रही है। तो क्या होता है, तो मैं यहां पर इस बात को कह रहा हूं कि अगर मैंने सी और एफ के बीच में रखा तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, अर्थात आपकी जो पैरेलल विकिरणें चलती हुई यूं आ रही थी वो इमेज को इसके बीच में आपने रख के बनाया तो बनाएंगी इधर जाकर के, यानी अपोजिट दिशा में ले जाकर के बनाएंगी, थोड़ा पीछे की तरफ ले जाकर बनाएंगी, ठीक है सर? अच्छा, इसके बाद क्या है, अगर आपने F पर रख दिया, यानी कि यहां पर आपने वस्तु को रख दिया तो यही वस्तु अब इंफिनिटी पर बनना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस टेबल को बहुत गहराई से देखना, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, अभी अभी समझ में आने वाली है। इधर देखिएगा, एफ पर अगर आपने फोकल पर यह वस्तु रखी तो इमेज इंफिनिटी पर बन रही है, क्यों? उल्टा देखिए, अब आप जब इंफिनिटी से लेकर के आ रहे थे तो फोकस एफ था, और जब आपने फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज इंफिनिटी पर है। मतलब समझ रहे हैं, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट कार्य हो रहा है। आपको यदि ये बात समझनी है तो अभी मैं आपको एक डायग्राम यहां पर बना के इतना सा दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आपकी वो एक्सिस है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट यूं चली आ रही है, यूं चली आ रही है, ये आ गई, आकर के ये इस तरफ कन्वर्ज हो रही हैं, ये देखिए ये कन्वर्ज हो गई है। बात समझ में आ रही है? मैं ये कह रहा हूं अगर आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज यहां बन रही है, और अगर यहां पर बना रखा था तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, एकदम अपोजिट है। अगर मैंने P और F के बीच में रखा, अब P क्या है भाई, तो P वो पॉइंट है ना जिस पॉइंट से आप लोगों ने इस पोल को, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर,
तो उस मिड पॉइंट को अगर आप लेकर के चल रहे हैं तो उसके बीच में आपने अगर रख दिया है तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। ये पी रहा, ये एफ रहा, ये सी रहा, पी एफ सी। तो पी और एफ के बीच में अगर आपने रख दिया तो मिरर इसके पीछे की तरफ इमेज दे रहा है। ये तथ्य आपको लर्न करना होगा। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ जाए तो भी आपको ये याद करना होगा। कल आप यहां से आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कल का टाइमिंग क्या दिखाई दे रहा है एक बार के लिए मुझे बता दीजिए। मुझे बताया गया था कि सर कल का जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 o'clock दिखाई दे रहा है। मैं उसको अभी रीशेड्यूल कर देता हूं। 1 मिनट रुक जाइए। 6 AM दिख रहा है ना? कल क्या तारीख है? 4 तारीख है ना? हाँ, 1 मिनट रुक जाइए। कल 4 तारीख है। कल 4 तारीख है तो मैं इसको 1 मिनट रुकिए। 4 तारीख है तो इसको 4 तारीख को कर देता हूँ। कब कर देता हूँ? शाम को इसी समय पे कर रहा हूँ, ठीक है। 6:15 हो गया है, ठीक है। हाँ जी, डन। हाँ जी, केमिस्ट्री की A4 आ चुकी है, लीजिए। मैं केमिस्ट्री की A4 भी आपको अपलोड कर देता हूँ। वो क्या है कि वो अपडेट वाला जो सेक्शन है ना वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। रुक जाइए, मैं केमिस्ट्री को अपडेट में केमिस्ट्री में ही डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना? 1 मिनट रुकिए। भाई आ तो गया है, मैं यहीं पे अपडेट कर दूं कि आप यहीं से निकाल लेना। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि अपडेट का एक्चुअली बहुत दिन से मुझको ऑप्शन मिल नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार के लिए यहीं पर अपडेट कर दे रहा हूँ और मैं मालूम भी कर लूंगा कहीं से कुछ होता हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहीं कर दे रहा हूं मैं, है ना? ये देखो बेटा, ये पूरा की पूरा A4 बना दिया है उसका, है ना? जो भी पूरी केमिस्ट्री, कंबाइंड केमिस्ट्री है उसका पूरा की पूरा A4 में कन्वर्ट कर दिया गया है, हर चीज को जो भी पढ़ाई गई है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बताएं अब। A4 से प्रिंट निकालना आसान हो जाता है। रजत ने अभी सब्सक्रिप्शन लिया है, ठीक है, बताइए। कुछ समझ नहीं आ रहा तो बेटा अभी कैसे आ जाएगा रजत? एकदम हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये ऑलरेडी चल रहा है कोर्स। इस कोर्स में आप जिसमें आप आए हो ये खत्म होने वाला है, 1-2 दिन में ये कोर्स खत्म होने वाली फेज में पहुंच रहा है। आप इस कोर्स को खत्म होकर के 8 तारीख से आइए रजत, ठीक है। और अगर इसी को समझ रहे हैं तो पुरानी क्लास देखिए। केमिस्ट्री का A4 मैंने डाल दिया है, ठीक है। सुशील, कोशिश करूंगा लेकिन अभी कमिट नहीं कर सकता। अंकिता, मुझे याद नहीं है बेटा ऐसा तो, लेकिन फिर भी आप कह रही हो तो करवा दूंगा। मनीषा, कल एक बार वापस से समझा दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ, कल दोबारा समझा दूंगा मनीषा, ठीक है। ये वाला पूरा की पूरा एक बार दोबारा से आप लोग पढ़ के आना, फिर से मैं समझा दूंगा। काजल, मैं बोलता हूँ बेटा, है ना, कमिटमेंट तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन हाँ मैं फिर भी बोलता हूँ। बेटा कहां से डाउनलोड होगा? आपको जहां मेरी क्लास दिख रही है इसके बगल में 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, वहां डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा। राहुल बोलिए। आप मेरी पता नहीं क्यों नहीं सुनते। हाँ मोहित शर्मा, बताइए क्या नहीं सुनता मैं आपकी, बताएं। बेटा बायोलॉजी की कंप्लीट PDF हर सेशन के बगल में डाउनलोड करोगे वहीं से आ जाएगी। नया सब्जेक्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है। अखंड भारत से, बिल्कुल ठीक है। हाँ कल मेरी क्लास नहीं हुई थी किसी कारण से। सचिन, अभी केमिस्ट्री का काम हुआ है, बाकी का भी करवा देंगे, है ना। मोहित, मई में आ रहा हूं बेटा वहां पे। सब्जेक्ट का एक बार इंडेक्स मुश्किल काम है शानू, खुद से थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक दिन बैठ के बना लो।
3 डॉट इसी क्लास के बगल में होते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय। अभी 7:30 बजे क्लास है। एलेक्स नवेलनी के ऊपर कुछ अपडेट है, वो लेकर के मैं पहुंच रहा हूँ। बाय बाय, सी यू यूपीएससी पर।